वो मॉडल है स्वदेशी का, परंपरागत उद्यम के जो क्लस्टर एमएसएमई के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसको हमने एक जनपद एक उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। एक जनपद एक उत्पाद, इसने रोजगार का भी सृजन किया है। इसने यहां पर स्थानीय स्तर पर ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी मॉडल भी दिया है। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमें जो लोकल है उसके लिए खूब मुखर होना होगा, खूब प्रभावी ढंग से इसका प्रचार प्रसार करना होगा, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और उसको बताने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव के अवसर पर इस स्वदेशी मॉडल के स्टॉल लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी प्रगति क्या है उसके एक मॉडल के स्टॉल भी यहां पर लग करके यह नए भारत के लिए एक नई प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश यह प्रदेश जब यह देश आजाद हुआ था, देश का सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता था। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर 14% हुआ करता था, लेकिन ये घटता गया, धीरे धीरे करके घटता गया। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था 1947 से 1960 के बीच था, हम लोग जब 17 में आए तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एक नए सिरे से कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 8 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को फिर से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। ये नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने का जो योगदान है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जिन कार्यों से हुआ है, उनमें से एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम, यानी जिसके एक जनपद एक उत्पाद का ये एक स्वदेशी मॉडल है। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए। उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा और खुशहाली का आधार बनकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी कमा करके मुनाफा कमा के लेता है, तो मान करके चलिए कि हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए, कहीं आतंकवाद में, कहीं नक्सलवाद में, कहीं उग्रवाद में इस पैसे का दुरुपयोग होगा और फिर भारत को कमजोर करने की वे सभी षड्यंत्र इसके माध्यम से होंगे। और इसी के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए भी आए हैं, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 4 दिनों तक स्मृति महोत्सव चलेगा और 4 दिनों के बाद 5वें दिन यानी 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा।
और शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से लेकर के नवमी तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान की नवरात्रि के आयोजन और नवरात्रि के बाद फिर विजयादशमी, ये क्रम चलेगा, ये क्रम चलेगा। और इस क्रम के साथ जुड़ते हुए विजयादशमी के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह, उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा, और उसका लाभ के साथ साथ इस उत्पाद का प्रचार भी होगा। यानी दोनों प्रकार से, और गौरक्षा का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा, गौ मैया की भी कृपा बनेगी। ये मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा। 17 के पहले मैं देखता था, पर्व और त्योहार के पहले चीन का उत्पाद हमारे बाजार में छा जाता था, लेकिन 17 के बाद जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया, एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमने लागू की, आज पर्व और त्योहारों में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने अतिथि को, अपने मित्र को, अब किसी के जन्मदिन पर, किसी के शादी ब्याह में कोई भी गिफ्ट देता है तो गिफ्ट क्या देता है? उत्तर प्रदेश में बने हुए वस्तु रूप में, उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद की ग्लास की प्रतिकृति को दीपावली अवसर पर गौधाम में बने हुए दिया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, ये सभी प्रदान करते हैं। यहां बनी हुई औषधियां, ये सभी हम प्रदान करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे ही प्रदेश और देश के विकास में खर्च होकर के नए लोगों का रोजगार का सृजन करता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में आज 96 लाख यूनिट काम कर रही है, और 2 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह मॉडल, और दूसरी तरफ है जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप के एक नए इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत दुनिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है। स्टार्टअप केवल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता, ये जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हमारे यूनिट हैं, ये भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। ये गौधाम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में गौ आधारित उत्पाद जो यहां पर बनाए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। इसको प्रमोट करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका प्रचार प्रसार करना, धीरे धीरे करके यह एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। लोगों के जीवन में इसके माध्यम से नई प्रवृत्ति पैदा होगी और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। धीरे धीरे करके हम ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे, जो अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से
70 साल पहले, 60 साल पहले देखा था और उत्तर प्रदेश और देशवासियों को दिया था। बहनों और भाइयों, आज इसके लिए अनेक स्कीम चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की गारंटी तो है ही, उनके लिए अध्ययन के दौरान उनके लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हम लोगों ने निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में वह सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बन करके नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल हैं और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं, गौ आधारित खेती में भी कर सकते हैं, गौ आधारित उत्पाद में भी कर सकते हैं, टूरिज्म में कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद में कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में इसकी संभावना है और उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इसके लिए अत्यंत समृद्ध क्षेत्र रहा है। आज का समय युवाओं का समय है और मैं आप सबसे इस बारे में आग्रह करना चाहूंगा। इस मामले में दुनिया के अंदर भारत सौभाग्यशाली है। भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा शक्ति रखता है। भारत में भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक युवा ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। हमारी कुल आबादी का 60% युवा है। ये युवा अत्यंत ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है। जब भी इसको अवसर प्राप्त हुआ है, इसने अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनाया है। उस युवा से हमारी यही अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने के अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्षों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से उन्होंने भारत से जो अपेक्षा की थी उसके अनुरूप भारत को बनाने के लिए
प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक संकल्प भारत के नौजवानों को दिया है। विकसित भारत का एक संकल्प जिसमें विरासत का सम्मान होगा, गुलामी के चिन्हों को समाप्त करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्म धारक अपने जवानों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। नागरिक कर्तव्य का मतलब जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने जीवन का मंत्र बना करके जब हम कार्य करेंगे तो 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी विकसित देश के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर चुका होगा। उस भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा। विकसित बनाना है उत्तर प्रदेश को, तो मथुरा से शुरुआत होनी पड़ेगी। मथुरा से शुरू करना है तो नगला चंद्रभान में भी, फरौ में भी उस प्रकार का विकास दिखना चाहिए। गांव आत्मनिर्भर बने, गांव आत्मनिर्भर बने, नगर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का इस मॉडल हर क्षेत्र में हमें लागू करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वदेशी दृष्टि। प्रावलंबन नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि स्वदेशी मॉडल हम देंगे और आत्मनिर्भरता का वह मॉडल देंगे। और वह मॉडल ग्राम इकाई से शुरू होता है। ग्राम इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी, नगर इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो जनपद अपने आप ही आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद आत्मनिर्भर और विकसित हुआ तो प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। और प्रदेश अगर आत्मनिर्भर और विकसित हो गया तो देश आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, युवाओं को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन पंच प्रण को जीवन का मंत्र मान करके अगर हर भारतवासी कार्य करने लग जाएगा, कोई कारण नहीं कि पंडित जी की विजन के अनुरूप हम भारत को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसमें कोई संदेह किसी भी भारतीय को नहीं होना चाहिए। और आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति महोत्सव के अवसर पर आए हैं, हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार 25 सितंबर की तिथि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन उनकी पावन जन्मभूमि में, उनकी पावन जन्मभूमि में अश्विन कृष्ण त्रयोदशी जो हमारी पंचांग की तिथि है, उसके अनुसार उनकी पावन जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और आज पंचांग की तिथि के अनुसार हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर मुझे दो बातें कहनी है। एक, यहां पर जो पहले से नगला संजा अकोस मार्ग पर एक पुल था जो बह गया था, हम लोगों ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी है और बहुत शीघ्र उसका निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ होगा। और दूसरा, यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति में जो पर्यटन केंद्र है, वहां पर एक अतिथि भवन के निर्माण और साथ साथ जो पंडित जी की कुटिया थी, उनकी पावन जन्मभूमि का उनका दिव्य भूमि है, उस दिव्य भूमि को हम लोग सोलर लाइट से, उसको सोलर पैनल लगा करके पूरा ग्रीन एनर्जी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए भी हम लोग राज्य सरकार की ओर से इस पूरी व्यवस्था को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन स्मृति महोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी प्रेरणा विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम सबको के लिए सहायक होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं आगामी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं। मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।